नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज एक बार फिर हम बात करने जा रहे हैं कोरोना और साथ में हो रहे वैक्सीनेशन की, क्योंकि कोरोना ने एक बार फिर अपना गंदा रूप दिखाना शुरू कर दिया। हर रोज नए संक्रमण की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में राहत की बात बस इतनी सी है कि हमारे पास अब कोरोना की वैक्सीन मौजूद है। फ्रंटलाइन वर्कर के साथ साथ देश के बुजुर्ग आबादी को भी वैक्सीन दी जा चुकी है और अब नंबर है उन लोगों का जिन पर खतरा सबसे ज्यादा है, यानी उम्र 45 से 60 के बीच। आपको बता दें कि कोरोना ने इसी एज ग्रुप में अब तक सबसे ज्यादा जाने ली हैं, क्योंकि ये एक ऐसा एज ग्रुप है जो काम पर जाने के लिए घर से बाहर भी निकलता है, एक्सपोज भी होता है, लेकिन अब उसका शरीर उतना ताकतवर भी नहीं रहा। तो क्या वैक्सीन की ये सबसे इंपॉर्टेंट ड्राइव इस वक्त देश में चल रही है और ऐसी आबादी करीब 20 करोड़ से ज्यादा है, तो ऐसे में कौन सी बातें महत्वपूर्ण होगी, कितनी बड़ी ताकत बनेगा ये वैक्सीनेशन हमारी, और कोरोना का जो इस वक्त हाल है वो हालात और कितने गंभीर यहां से हो सकते हैं, आप इसे दूसरी तीसरी जिस लहर का नाम दे दें। तो आज इन्हीं सब पर होगी चर्चा के लिए हमारे साथ है ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल मुंबई के जनरल फिजिशियन डॉक्टर हेमंत पी ठक्कर, साथ ही जुड़ रहे हैं रेस्पिरेटरी मेडिसिन के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर MS कंवर साहब और वैक्सीन अवेयरनेस कैंपेन कमेटी के सदस्य समीर भाटी साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर ठक्कर, आपसे शुरुआत करते हैं। वैक्सीन की चर्चा हम करेंगे, लेकिन उससे पहले जिस तरीके के हालात इस वक्त देश में है कोरोना को लेकर, और संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है, मतलब उन्हीं इलाकों में जहां पिछले साल संक्रमण था, इस समय जो उसकी रफ्तार है वो 3 गुना ज्यादा है। तो सर, ऐसे हम कहां जाके रुकेंगे? ये हालात कितने खराब हो सकते हैं? फिलहाल तो एक कोविड का सुनामी है, टाइडल वेव है मुंबई में, जहां ये जो म्यूटेंट वायरस है उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ही फास्ट और क्विक है। इसके लिए हम एक फैमिली में एक को जब लग जाता है तो 5-6 लोग सब साथ में पॉजिटिव हो जाते हैं। फिर एक फ्लोर में किसको हो जाए तो वो फ्लोर में भी दूसरे काफ़ी जल्दी पॉजिटिव हो सकते हैं। बस तकदीर इतना अच्छा है कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा है मगर इन्फेक्टिविटी कम है। 75% लोग तो एसिम्प्टोमेटिक है और काफ़ी पेशेंट्स जिनको सिम्टम्स भी है वो माइल्ड सिम्टम्स है। अभी स्केयर हो गया, एक प्रकार का भय हो गया है। लोगों को लगता है मुझे भी कोरोना हो गया, अभी मैं क्या करूं, मुझे डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, मैं थोड़ी ब्लड प्रेशर की दवाई लेता हूं, तो पैनिक सिचुएशन हो गया है। मगर हम 1 साल पुराना है, ये बीमारी पुरानी है, तो हम थोड़ा सीखे भी हैं और हम इसको संभालने का शुरू कर दिए हैं। जहां पेशेंट्स को हम घर पे ज़्यादा ट्रीट करते हैं, पेशेंट्स को हम समझा के बुझा के घर पे दवाइयाँ भी देते हैं, मगर हम पेशेंट को अब तक समझा न सके, लोगों को समझा न सके कि मास्क पहनिए, डिस्टेंस रखिए, पार्टीज़ मत करिए और गोवा, मालदीव्स, दुबई घूमना फिरना आप बंद करिए। तो ये हम इसकी वी आर पेइंग द प्राइस फॉर दिस इनडिसिप्लिन की वजह से हम ये सिचुएशन में आज आ गए हैं। तो अब एक्सेलरेटर अभी वैक्सीनेशन पे भी दबा दिया है, मगर जब हेल्थ केयर अथॉरिटीज़ का माइंड डाइवर्ट हो जाता है, वो पेशेंट्स को भी देखें, वो मेडिसिन्स का भी देखें और फिर उनको कहो कि आप वैक्सीनेशन बढ़ाइए, तो ये बड़ी मुश्किल सिनेरियो हो गया है और ये मुश्किल में हम फिलहाल हैं। अपेक्षा है कि लोग समझेंगे, केसेस की ट्रांसमिसिबिलिटी कम हो जाएगी और हम ये कंट्रोल करके पिछले साल के जैसे नहीं मगर जल्दी ही उसके ऊपर विजय पाएंगे। राइट। तो डॉक्टर कंवर भी हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर कंवर, इस बार ये जो भी म्यूटेंट कह लें और जितनी तेजी से स्प्रेड हो रहा है, देखिए पिछले साल के मुकाबले हालात काफी अलग है। पिछले साल तो हम इस वक्त तक लॉकडाउन में चले गए थे, उससे काफी बड़ा एक पॉज लगा, एक ब्रेक लगा, लेकिन बार बार ऐसा करना संभव नहीं है। और जिस म्यूटेंट की हम बात कर रहे हैं वो काफी ज्यादा तेजी से स्प्रेड भी कर रहा है और लोग अमूमन बाहर हैं इस समय। तो क्या धीरे धीरे हम इस नंबर को, जो कि करीब अब 1 लाख से ज्यादा दूर नहीं है, 1.25 लाख के आसपास हो गया, 75,000 से ऊपर है, उसको बहुत तेजी से बड़ा होता हुआ देखेंगे और ये पिछली बार से भी इन टर्म्स ऑफ नंबर ज्यादा दिखाई देगा? यस, आई थिंक सो। क्योंकि आप दूसरे जहां हमारे इंडिया में ये नंबर्स बढ़ने से पहले, जहां अगर आप देखें फ्रांस में या दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में, यूके में खासकर, जो इस बार नंबर्स बढ़े थे बहुत तेजी से बढ़े थे, एकदम से तेजी से बढ़े, फिर वो उतनी ही तेजी से कम भी हो गए। सो राइज हैज बीन मच फास्टर, क्योंकि ये जो यूके का स्ट्रेन है ये 60 to 70%
ज्यादा फास्ट ट्रांसमिट करता है। यूके का ले लीजिए, ब्राजील का ले लीजिए, साउथ अफ्रीका, आई होप कि हमारे यहाँ साउथ अफ्रीका स्ट्रेन नहीं है, अगर है भी तो बहुत ही कम और कंटेन्ड होगा। लेकिन दूसरे स्ट्रेन भी अगर देखें तो 60-70% फास्टर ट्रांसमिशन है, लेकिन ये ना समझे कि उतना ही ये डेडली भी है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अभी तक जितने भी केसेस आए हैं उसमें मोर्टेलिटी रेट कोई बड़ी नहीं है, और हमारे हॉस्पिटल्स पे भी प्रेशर्स जो है आईसीयू बेड्स पे अभी उतना नहीं है। नंबर जरूर बढ़ने शुरू हो गए, पिछले 1 महीने से लगातार बदस्तूर नंबर हमारे बढ़ते चले जा रहे हैं। हर नए दिन, पहले दिन से केस ज्यादा होते हैं जो एडमिटेड केसेस हैं। सो ये प्रेशर है ही, और मेरा अपना ख्याल ये है कि ये जितनी तेजी से बढ़ रहा है, ये कुछ फैक्टर्स को देखते हुए कि कुछ ऑलरेडी इम्यूनिटी डेवलप हुई है पहले इन्फेक्शन से, और कुछ वैक्सीनेशन जितनी हो रही है, हालांकि वैक्सीनेशन अभी शायद 1% लोगों को ही हुई है हिंदुस्तान में अभी तक, इसको बहुत तेजी से बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन उससे भी कुछ थोड़ा फर्क पड़ेगा। तो ये जो पीक है ये प्रोबेबली अप्रैल के एंड से पहले हो जानी चाहिए। 3-4 हफ्ते में ये पीक होके उसके बाद डिक्लाइन करना चाहिए। प्रोबेबली टुवर्ड्स द एंड ऑफ मई हमें फिर से राहत मिल जाए, लेट अस होप सो। जी चलिए, तो ये अच्छी बात कह रहे हैं आप कि हमें मई आते आते क्या एक बार फिर से राहत देखने को मिलेगी। खैर ये आने वाले टाइम में ही दिखेगा भाटी साहब। तो लेकिन जो जिस एक चीज़ की हम बात कर रहे हैं, मैंने शुरू में भी कहा, डॉक्टर साहब ने भी अभी कहा कि बस राहत इतनी सी है कि अब हम वैक्सीनेशन के दौर में हैं, और अब तो उस एज ग्रुप पर आ चुकी है बात जहां 45 से 60 के बीच, मतलब एक ऐसी आबादी जो उतनी स्ट्रांग नहीं है इम्यून पॉइंट ऑफ व्यू से, या अपनी लाइफ में वो एक उम्र क्रॉस कर चुकी है, लेकिन अभी वो एक्टिव है पूरी तरह से, उसे काम करना, उसे घर के बाहर जाना है। तो 20 करोड़ से ज्यादा है ऐसी आबादी। हमारे करंट रेट से हम कितने दिनों में इन्हें वैक्सीनेट कर पाएंगे? जैसा कि बिल्कुल आपने बताया, अभी हम जो सेकंड वेव की बात कर रहे हैं उसमें मोटा मोटा कारण देखें तो डॉक्टर ठक्कर ने भी बताया कि जो नेग्लिजेंस तो एक है ही, और बाकी डॉक्टर कंवर ने भी बताया कि जो री इन्फेक्शन वाला, अगर हम देखें सीरो पॉजिटिविटी वाला भी, आप देखो कि पुणे के अंदर हमारा स्पेसिफिकली सीरो पॉजिटिविटी रेट काफ़ी हाई था जो दिल्ली के अंदर था, बट पुणे के अंदर फिर भी इतने एक्टिव केसेस है अभी भी पॉजिटिविटी। दूसरा एक जो न्यू वेरिएंट वाली भी हमने बात की कि उसको भी लेके कुछ वैक्सीन के ऊपर बातें आ रही है। और दूसरा आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस बार जो आपकी यंगर पॉपुलेशन भी है वो भी काफ़ी इन्फेक्ट हो रही है ना। वैक्सीन हेजिटेंसी हमेशा से लेके एक थोड़ा सा सवाल रहता ही रहता है, जो हम देखते भी हैं अपनी वैक्सीनेशन ड्राइव के अंदर भी। जो आपने अभी बात की कि हमारा 45 वाला एज ग्रुप का भी वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो चुका है, इसके अंदर आप देखें मोटा मोटा जो आपकी फर्स्ट वाली ड्राइव थी जिसमें हमने 3 करोड़ का टारगेट किया था जो हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर थे, उसके बाद जो सेकंड फेज और थर्ड फेज को हम मिला ले तो टोटल 34 करोड़ तक का है। इस एज ग्रुप में हम देखें तो 34 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना है, जिसमें आप देखो कि जो 60 प्लस के करीब हमारे लोग हैं, जो संख्या है वो है 13.7 करोड़ करीब, जिसमें से अभी तक 2.90 2,90,000 के करीब जो है आपके अभी वैक्सीनेटेड हुए हैं। और आपका जो अब ये वाला 45 से लेके 59 तक का एज ग्रुप है उसमें लगभग 20 करोड़ के करीब लोग हैं, जिसमें से अभी 72 लाख ही वैक्सीनेट हुए हैं ना। तो अभी अगर उस तरह से देखें तो जितनी स्पीड अप होनी चाहिए वो भी अभी हमारी नहीं हुई है। मतलब टोटल अभी वैक्सीनेशन 6.43 जो है एडमिनिस्ट्रेटेड हुई है वैक्सीन, तो उस तरह से अभी स्पीड तो मतलब उस स्पीड को अभी तक भी हम मैच नहीं कर पाए, क्योंकि पर्टिकुलरली अभी हमारा सीनियर सिटीजन्स का भी बहुत बड़ा डेटा है जो अभी रहता है जिनको अभी वैक्सीन नहीं लगी है। तो डॉक्टर ठक्कर, चूंकि हमारे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है, ठीक है हम जनता से बात कहते हैं कि आप मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, हैंड सैनिटाइजेशन रखिए, लेकिन दूसरी तरफ जो एकमात्र हथियार हमारे पास है वैक्सीन, और वो भी डबल डोज वाला वैक्सीन है, मतलब इट टेक्स टाइम। तो क्या बहुत हाई टाइम है जब हमें कुछ भी करके अपने वैक्सीनेशन की स्पीड को थोड़ा तेज करना होगा? वैक्सीनेशन की स्पीड जरूर तेज करें, मगर अभी ऐसा सिचुएशन पैदा हो गया है कि जहां हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स पेशेंट्स को ट्रीट करने में भी बिजी हो गए हैं। जनवरी और फरवरी बिगिनिंग में हमारे पास ऐसा वक्त था कि हमारी सारी नर्सें
हमारे मेडिकल स्टाफ, हमारे इंटर्न्स, सब लोग फ्री थे और वो वैक्सीनेशन करते थे। अभी ऐसा सिचुएशन हो गया है कि हमें जान भी बचानी है, हमें ट्रीट भी करना है और वैक्सीनेशन भी देना है। गवर्नमेंट ने भी सिस्टमैटिकली अभी आज से लेके 45 के ऊपर जो भी हैं उनको हम वैक्सीनेट करने की परमिशन दे दी है। तो सब कुछ तो ये बटन तो नहीं है कि दबा दिया और गाड़ी भागती है, इसको भी सिस्टमैटिकली करना चाहिए। कोई जल्दबाजी कर ली वैक्सीनेशन में और कहाँ को किसको कोई रिएक्शन हो गया जो वैक्सीन से डिस्कनेक्टेड हो, मगर बदनाम हो जाएगा वैक्सीन, क्योंकि हमको वैक्सीन की जल्दी है। मगर हम ये इतना ज़रूर कर सकते हैं कि जो पेनल्टी होती है डिसोबीडियंस की और इनडिसिप्लिन की, इसको इतनी सख्त करे, इतनी बढ़ा दे, तो हम एक घोड़े को दौड़ाएं और दूसरे घोड़े को हम रुका सकते हैं कि जो हम इनडिसिप्लिन कर रहे हैं। क्योंकि ये प्राइस जो हम पे कर रहे हैं वो ग्रॉस इनडिसिप्लिन का है। मीटिंग्स, शादियाँ, ट्रैवलिंग, और लोगों को लगा कि हमारे पास, खास करके तो हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो जिन्होंने 5 या 7 दिन पहले वैक्सीन लिया है, तो वो कहते हैं कि हमें वैक्सीनेशन के बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन ये हुआ है। मगर अगर आप देखें कोई वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर लोग वैक्सीन लेके बाहर आके सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरों को गले लगाते हैं और फिर वहाँ एक दूसरों के साथ घूमते फिरते हैं, जैसे वैक्सीन लग गया तो फ्री हो गए। उन्हीं को ट्रांसमिशन हो जाता है। हम तो पहले ही आप ही के प्रोग्राम में कहते थे कि 2 वैक्सीन के बाद भी 2 हफ्ता लगेगा एंटीबॉडीज को, मगर आप मास्क नहीं छोड़ सकेंगे। मास्क तो आपका एक पैसेंजर है दिसंबर तक, मगर लोग भूल जाते हैं। तो इसमें कोई स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। राइट तो यहाँ पर अभी भी सारा दारोमदार आपके हमारे ऊपर ही है और स्ट्रिक्ट एक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर डॉक्टर साहब, क्योंकि वैक्सीन को भी एक वक्त चाहिए और वैसे भी 2 डोज वाला वैक्सीन है और उसमें भी विडंबना ये है कि बहुत सारे लोगों के तो मन में दुविधा है कि लगाएं कि ना लगाएं। तो छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि कहाँ तो एक तरफ हम कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन को क्या हम तेज कर दें क्योंकि कोरोना एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों के मन में अभी भी दुविधा है कि हम उसे लगवाएं भी कि ना लगवाएं। तो उस दुविधा को दूर करना बहुत जरूरी है, जिसका मौका आ रहा है उनके लिए तो गोल्डन चांस है कि जाके जरूर लगवाएं। एक छोटा ब्रेक लेते हैं और इस सवाल को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। कंज्यूमर अड्डा में बात हो रही है बचाव का तरीका, जल्दी लगाओ टीका, क्योंकि बहुत तेजी से कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी है देश के अंदर। तो हमारे पास उसका जवाब है वैक्सीन, लेकिन अभी उसकी रफ्तार धीमी है। और तो और दिक्कत यह है कि बहुत सारे लोगों के मन में ही संशय। अब इस सवाल को आगे लेते हैं। डॉक्टर कंवर, वैक्सीन लगाने को लेकर बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि पता नहीं क्या रिएक्शन हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा। मुझे अभी भी एक बड़ी आबादी, कई लोग मिलते हैं हमसे और वो पूछते हैं सवाल कि क्या लगवानी चाहिए। तो एक बार जरा क्लियर कर दे कि यही काम है कि आप लगवा लें। एब्सोल्युटली, मैं इनवेरिएबली एक ही जवाब देता हूं कि वैक्सीन लगवाइए। कई लोग ऐसे सवाल पूछते हैं कि मेरे को ये बीमारी है, ये बीमारी है, तो क्या फिर भी मुझे लगवानी चाहिए? अरे इट इज ऑल द मोर रीजन कि आपको लगवानी चाहिए। सो अगर आपको कोमॉर्बिडिटीज हैं तो आपके कोरोना से ज्यादा सीरियस डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वैक्सीन से ये नहीं कह सकते हम कि टोटली प्रिवेंट हो जाएगी डिजीज। 2 हफ्ते के बाद भी, सेकेंड डोज के तकरीबन 10-15 दिन के बाद में पूरी एफिकेसी शुरू होती है इसकी। लेकिन आप जानते हैं कि तकरीबन 75% के करीब एफिकेसी रेट है। इसका मतलब यह है कि 25% केसेस में वैक्सीन के बावजूद डिजीज हो जाएगी। सो एनीवे, हम पॉजिटिव ही सोचना है। हमें यही सोचना है कि हम 75% में है जिसमें कि वैक्सीन इफेक्टिव होगी। और हर एक इंसान को, चाहे वो अबव द एज ऑफ 18 इयर्स, अभी तो 45 के ऊपर की बात हो रही है, तो बिना किसी शक के, बिना किसी संकोच के आपको वैक्सीन लगवानी चाहिए। ना लगवाने का आप ही को नुकसान होगा, और अगर ऐसे काफी लोग आप जैसे हो जाते हैं अगर आप नहीं लगवाते तो सारी सोसाइटी को भी नुकसान होगा, क्योंकि आप अगर इन्फेक्ट होते हैं आप दूसरों को भी इन्फेक्ट करेंगे और ये चेन ऑफ ट्रांसमिशन टूट नहीं पाएगी। सो ये बहुत जरूरी है कि हमें इसको, वैक्सीन को सबको लगवानी चाहिए, कोई संशय मन में न रखे। डॉक्टर ठक्कर, एक इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत सारे लोग क्योंकि इस समय कोरोना पॉजिटिव होते जा रहे हैं, तो क्या ड्यूरिंग दैट टाइम जब आप पॉजिटिव हैं, भले ही आपके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं, आप वैसे ओके हैं, आपको वैक्सीन लेनी चाहिए? जब तक आपका रिपोर्ट नेगेटिव नहीं हो जाता तब तक आपको वेट करना चाहिए?
हमारा जो रूल ऑफ थंब है वो बहुत क्लियर है कि अगर आपको कोरोना पॉजिटिव है और यानी आपको कोरोना की बीमारी हो गई है तो आपको 8 या 10 वीक्स तक राह देखनी चाहिए, क्योंकि बीमारी होने के तो 8 या 10 वीक्स के बाद आप वैक्सीन लगा सकते हैं, क्योंकि एंटीबॉडीज की पैदाइश जो आपको कोविड होने से होती है वो एक खांसी होती है, मगर उसमें वो टी सेल नहीं आता है, इसलिए हम 10 वीक्स के बाद वैक्सीनेशन प्रिस्क्राइब करते हैं। राइट। तो 10 हफ्ते के बाद अगर आप कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं किसी कारण से तो 10 हफ्ते के बाद आपका वैक्सीनेशन होना चाहिए। अगर आपका नंबर आया अभी तो फिलहाल आपको वेट करना होगा। डॉक्टर कंवर, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत सारे लोग ये भी हमसे पूछते हैं कि एक बार अगर वैक्सीन ले लिया, कोरोना तो हमारे बीच में है, ये कब तक लास्ट करेगा? क्या मुझे फिर से दोबारा वैक्सीन लगवाना पड़ेगा, या ये एक बार लग गया तो हमेशा के लिए हो गया, या साल भर बाद? होप्ड कि इसकी वैक्सीन का असर जो है, जो कि हम दो तरीके हैं ये देखने के लिए कि वैक्सीन का असर कितनी देर तक रहेगा। एक तो सिंपल है एंटीबॉडी टेस्ट करना, दूसरा है टी लिम्फोसाइट, जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स होते हैं उसकी मात्रा कितनी है वो देखना, लेकिन वो एक्सपेरिमेंटल लैब्स में होता है, वो आम टेस्ट नहीं होता जो कि लैब में गए और आईजीजी एंटीबॉडी टेस्ट करा लिया। हाँ, आईजीजी एंटीबॉडी टेस्ट 3 महीने के बाद में डिप करना शुरू कर देता है, लेकिन वो कितना डिप करेगा, 1 साल के बाद में क्या बिल्कुल जीरो हो जाएगा या कि नेगेटिव डिटेक्ट नहीं किया जाएगा, ये अभी कहना मुश्किल है क्योंकि अभी उतना वक्त हुआ ही नहीं। लेकिन वैक्सीन की जो प्रोडक्शन जिस कंपनी से भी की है, चाहे वो कोवैक्सीन है या कोविशील्ड है, फाइजर है, मॉडर्ना है, J&J है, तो सबका टारगेट ये है कि कम से कम 1 साल तक इम्यूनिटी जरूर रहे। ये भी मजाक में कहने वाली बात है कि कई वैक्सीन कंपनीज के जो सीईओज हैं वो ये चाहेंगे भी नहीं कि 1 साल के ऊपर इसकी एफिकेसी रहे, क्योंकि दे वांट के हर साल उनकी वैक्सीन लगती चली जाए। ये एक सवाल है जो कि बातों बातों में एक कंपनी के प्रोबेबली J&J के किसी ने कह भी दिया एक मीटिंग में सबके सामने। सो ये भी एक बात है, लेकिन प्रोबेबली एफिकेसी वो चाहे या ना चाहे, सीईओज क्या चाहते क्या नहीं चाहते, दैट इज ए फाइनेंशियल डिस्कशन ऑफ ए डिफरेंट ऑर्डर, लेकिन उसके बावजूद हम सोचते हैं कि अगर 1 साल भी वैक्सीन का इफेक्ट रह जाता है तो बढ़िया है, लगवाई जा सकती है जी। दूसरी, क्योंकि जैसे दूसरे सीजनल वैक्सीन भी आते हैं बाजार में। मुझे भाटी साहब क्विकली ये बताएं कि अभी चूंकि बहुत सारी छुट्टियां हैं आगे पीछे, छुट्टी वाले दिन भी ये ड्राइव जारी रहेगी? मतलब कोई ये ना सोचे कि छुट्टी है तो सरकारी छुट्टी होगी, अगर मैं सरकारी हॉस्पिटल में जा रहा हूं या किसी और जगह जा रहा हूं, 24/7 ये काम होता रहेगा, राइट? जी बिल्कुल। अभी अप्रैल के अंदर ये है कि जो भी आपके अप्रैल के अंदर गेस्टेड हॉलीडेज भी आ रहे हैं उस टाइम भी आपको वैक्सीनेशन की सुविधा मिलेगी। काफ़ी सारे हॉस्पिटल 24/7 की भी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, 9 to 9 भी काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स दे रहे हैं, तो अभी काफ़ी फ्लेक्सिबल आवर्स कर दिए हैं वैक्सीनेशन कराने के लिए। तो अब तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को जाकर वैक्सीनेट कराना चाहिए। दूसरा ये कि जो प्रोसीजर है इसको खुद को कोविन ऐप पे रजिस्टर करने का, इट इज एट्स जो पहले रहा उसी तरीके से करना है? मुझे नहीं लगता इस बार कुछ अंतर है, कुछ चेंज आया है इसमें, बस वैसी प्रक्रिया को फॉलो करना है। जी बिल्कुल, वैक्सीनेशन का प्रोसेस सेम है और अब भी वही जो आपका वॉक इन फैसिलिटी भी अवेलेबल है, उसमें एक समय रखा है कि 3 बजे के बाद जाके आप अपना वॉक इन भी अपना आईडी दिखा के और आप अपने आप को वैक्सीनेट करा सकते हैं। तो जो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का वो सेम ही है जो आपका कोविन ऐप पोर्टल पे है और आरोग्य सेतु ऐप के थ्रू है। ठीक है डॉक्टर ठक्कर, एट लास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो है इसे कोविशील्ड से ही रिलेटेड। मान लीजिए सरकार ने खुद ही कहा था कि पहले जो 28 दिन के बाद दूसरा डोज था उसकी समय सीमा बढ़ा दी है, तो कहीं उसको 24 दिन से 56 दिन के बीच लिख दिया है, कहीं 42 बिटवीन 56 लिखा है, लेकिन आइडियली क्या है, आप जितना गैप देंगे उतना इफेक्टिव होगा? नहीं, इसमें तो ऑक्सफोर्ड के साथ भी डिस्कशंस हुए हैं, हमने पेपर्स सब कुछ पढ़ के अभी जो निर्णय हम डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने लिया है कि 4 to 6 वीक्स इज बेटर देन 6 to 8 वीक्स। ओके, फिर तो क्या इंडिविजुअलाइजेशन है, क्योंकि कोविड के बारे में हम रोज रोज नया सीखते हैं।
मगर अगर आपने फर्स्ट डोज लिया है तो 4 to 6 वीक्स के बाद सेकेंड डोज लेंगे तो आपका अच्छा कॉशन रह जाएगा। क्योंकि आपने अभी ही सवाल किया कि 1 साल चलेगा, कब चलेगा, ये तो भारत रत्न का सवाल है, किसी को पता नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि आप 4 to 6 वीक्स के अंदर ले लीजिए, ताकि आपको जो आपके नेबर्स कहेंगे बाहर आइए, पार्टी में आइए, घूमने आइए, तो आप फिर थोड़े प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। न कि आपको घूमने जाना है। एक बहुत अजीबोगरीब सिचुएशन है, वैक्सीनेशन है, मास्क है, डिसिप्लिन नहीं है जी। तो आपके माध्यम से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि वैक्सीनेशन का सोचिए नहीं, सैटरडे संडे सुबह शाम मिलता है, ले लीजिए, मगर मास्क 24 घंटा आप बाहर जाएंगे, डिसिप्लिन रखेंगे तो कोरोना का विजय 2021 बिल्कुल सही है। और क्योंकि कोरोना के खिलाफ बहुत सारी चीजें जो हमें पता रोज रोज लगती हैं, लेकिन अब हमें इतना जरूर पता है कि अगर आप मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं और हैंड सैनिटाइजेशन कर रहे हैं तो कोरोना से 90 से 95% बचाव आप हर हाल में अपना कर सकते हैं। तो ये 3 चीजें जरूर याद रखिए। बाकी आपकी मदद के लिए वैक्सीन है और तमाम और चीजें रोज आगे आती चली जाएंगी, लेकिन जब तक कोरोना नाम का ये वायरस हमारे बीच में है तब तक इन 3 चीजों को मत भूलिएगा, वैक्सीनेशन के पहले भी और वैक्सीनेशन के बाद भी। चलिए, आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि ये चुनौती जरूर आ गई एक बार फिर से, लेकिन थोड़े से संयम और डिसिप्लिन के साथ हम इससे निपट लेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।